Hello students, so this is our next video on कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आज हम लोग कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे राइट्स के बारे में बताया था, आपको पता होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट्स हैं जो कंज्यूमर को दिए गए हैं। जैसे राइट टू सेफ्टी होता है, राइट टू चूज़ होता है, राइट टू बी हर्ड होता है। और ये राइट्स तभी यूज़फुल होंगे जब कंज्यूमर इन राइट्स का यूज़ करेगा। ये राइट्स दे दिए, कोर्ट ने बोला कि कंज्यूमर अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो इन राइट्स का यूज़ कर। मतलब ये वही बात होगी, आपको पैसे दे दिए, आप उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो। तो कंज्यूमर को राइट्स दे दिए गए और कंज्यूमर उन राइट्स का यूज़ करेगा, तब जाकर ये यूज़फुल होंगे। तो कंज्यूमर सेलेक्ट करे प्रोडक्ट अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंसेस से। वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है बच्चों। और कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और कब उन राइट्स को एक्सरसाइज करना है ये पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दिस इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कि कंज्यूमर को अपने राइट्स को यूज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस दिन कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए, यानी लेट द बायर बी अवेयर। ये बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। ठीक है, तो कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ सेलर। सेलर के वर्ड्स पे ध्यान न दे। ही मस्ट इंसिस्ट ऑफ गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी क्वांटिटी। सेलर तो कन्विंस करेगा कि ये वाला प्रोडक्ट ले ले, तो हम लोग ले लें क्या? वो अपनी समझदारी से, कौन? कंज्यूमर देखे कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन बच्चों। क्या उस प्रोडक्ट को अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो क्या उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्या वो सही है? मेरी जो प्रेफरेंस है क्या उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट सही है? सिंपल सी बात है। तो वो पूरा गुड्स एंड सर्विसेज को चेक करे, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस पूरा वेरीफाई करे, उसके बाद ही क्या करे, उसको परचेज करे। इज दैट क्लियर? ठीक है। योर थर्ड पॉइंट इज फाइलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस शिकायतें। अगर आपको लग रहा है कि आपको गलत प्रोडक्ट दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो कई सारे कंज्यूमर क्या होते हैं, कंप्लेन फाइल नहीं करते। क्या नहीं फाइल करते? कंप्लेन फाइल ही नहीं करते। या तो वो लेज़ी हो जाते हैं, या तो उनको लगता है यार, डर लगता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना टाइम वेस्ट कौन करे। ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम द कंज्यूमर इग्नोर्स द लॉस। कंज्यूमर इग्नोर करता है लॉस को। कोई बात नहीं ना यार, लॉस ही तो हुआ है, थोड़ा सा तो है, कौन मगजमारी करे, कौन जाए और कोर्ट में केस करे। ही सफर्स ऑन द परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस, बट दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट फाइलिंग कंप्लेन, अगर, और कई बार ऐसा होता भी, मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर्स वो फाइल नहीं करते कंप्लेन। और इससे किसको फ़ायदा मिलता है? उस करप्ट बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, करप्ट बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना? और करप्ट बिजनेसमैन को और मोटिवेशन मिलता है, उसको लगता है यार सेल कर दिया ना मैंने, प्रोडक्ट सेल कर दिया, इस कंज्यूमर ने कुछ नहीं बोला, तो वो आगे भी वैसे प्रोडक्ट क्या करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा मार्केट में, और उसका करप्शन बढ़ता जाएगा। इनकरेजेस द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई लो स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव गुड्स एंड क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज। द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर रहा है तो डेफिनेटली उस बिजनेसमैन के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जाएगा, और फ्यूचर में वो बिजनेसमैन इस तरह की दोबारा हरकतें नहीं करेगा। ठीक है? तो फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे। दूसरा, कंज्यूमर शुड बी कॉशियस। तीसरा, कंप्लेन फाइल करे। चौथा, कंज्यूमर उसकी क्वालिटी कॉन्शियस। लोग आजकल के टाइम पे पैसे को देखते हैं। किसको देखते हैं सर? पैसे को। सस्ता मिल रहा है ना, क्वालिटी नहीं देखेंगे, बाद में वो सफ़र करते हैं। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? मिठाइयों में ज़्यादा होता है ये चीज़ें। लोगों को लगता है सस्ती मिठाइयाँ ले लें, बाद में उनको फूड पॉइजन हो जाता है, फिर आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो प्रॉब्लम है सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी प्रोडक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, नकली आइटम्स, वो तभी सॉल्व होंगे जब कंज्यूमर हिमसेल्फ खुद वो क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देगा। कॉम्प्रोमाइज़ यानी आप लो ही मत ना गंदी चीज़ें। आप आज कोई मिठाई लेकर आ रहे हो, कुछ खाने की चीज़ें लेकर आ रहे हो, अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ें लोगे, मतलब सेकेंड हैंड तो क्या, बेकार चीज़ें लोगे,
बेकार चीज़ें लोगे तो फिर उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका मतलब कोई हाई लेवल का प्रोडक्ट नहीं, क्वालिटी वाला नहीं। तो जब भी आप, आपके लिए भी है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप गुड्स को परचेज करो या सर्विसेज को कंज्यूम करो, तो आप क्वालिटी मार्क्स देख लिया करो। जैसे सर ISI मार्क होता है, ये इलेक्ट्रिक्स में आता है। एग मार्क आता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आता है। और सर और ISO मार्क होता है, और सर वूल मार्क होता है। तो आपको देखना चाहिए, बेटर होगा आपके लिए। इज दैट क्लियर? ये मार्क देखोगे तो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उसको इंश्योर करते हैं जिस जिस प्रोडक्ट में ये मार्क होते हैं। ठीक है। फिफ्थ है डो नॉट कैरीड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को जो भी बिजनेसमैन है उनकी चीज़ें कैसे सेल होती है, उनके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इतनी अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है, आप, मैं बोलूँगा नहीं किसी पर्टिकुलर साइट का नाम या किसी प्रोडक्ट का नाम, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे कि एडवर्टाइजमेंट कितनी अट्रैक्टिव होती है। एडवर्टाइजमेंट से सर क्या होता है, एक्स एग्रीगेट क्वालिटीज़, यानी उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स को इतना शो किया जाता है कि लगता है यार यही प्रोडक्ट है। आप देखते होंगे बहुत सारे साबुन आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, कॉस्मेटिक्स आती है, लगता है यार वाकई में मज़ा आ गया इनको देख के। तो कंज्यूमर को कंपेयर करना चाहिए एक्चुअल यूज़, जो चीज़ दिख रही है एडवर्टाइजमेंट में और एक्चुअल में जो चीज़ है उसको कंपेयर करना चाहिए with the use shown in advertisement whenever there is any discrepancy or difference। मतलब discrepancy मतलब difference। अगर कंज्यूमर को नोटिस करना चाहिए छोटी छोटी चीज़, सामने वाला कौन है, स्पॉन्सर कौन है, एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है ना। तो अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि सामने वाले की एडवर्टाइजमेंट बेकार है, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाया जा रहा है और आपको रियलिटी में कुछ और है, वो प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी अलग है, तो कंज्यूमर को जो स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट का, स्पॉन्सर यानी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं है ना, जिसके थ्रू करवाई जाती है, उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट मत दिखाओ, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट मत दिखाओ, जो रियलिटी है वो दिखाओ, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो दिखाओ। तो मैं आपको भी एक एडवर्टाइजमेंट नहीं, एक एडवाइस दे रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर आपको किसी प्रोडक्ट को जज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और रियलिटी में उस प्रोडक्ट को खुद पर्सनली चेक करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। और आपको लगता है कि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ही उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है, तो आपको उस स्पॉन्सर को जिसके बेसिस एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि भैया इस तरह की एडवर्टाइजमेंट मत दिखा। लेकिन बोलोगे सर कोई दिखाता नहीं है, नहीं दिखाओ, मैं तो बता रहा हूँ आपको। फिर है इंसिस्ट इन कैश मेमो। कैश मेमो है नहीं, बिल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल लेके आओ भैया। टू फाइल अ कंप्लेन, अगर कंप्लेन फाइल करनी है आपके पास एविडेंस तो होना चाहिए। मैंने कोई चीज़ खरीदी, टीवी खरीदी, कुछ भी खरीदी, वो ख़राब निकली, अब मुझे केस करना है, सबसे पहले कोर्ट बोलेगी बिल है तेरे पास, अगर मैं उसको बोल दिया कि नहीं है तो वो बोलेगी आउट। तो कैश मेमो बोलते हैं, ये एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, जो कंज्यूमर क्या करता है, पे करता है गुड्स और सर्विसेज का। अ सेलर इज बाउंड टू गिव अ कैश मेमो इवन इफ अ बायर डज नॉट आस्क फॉर इट। तो सेलर की जिम्मेदारी है, अगर बायर नहीं भी बोले तो सेलर की जिम्मेदारी है कि वो बायर को दे दे, क्योंकि कंप्लेन फाइल करने के लिए, कंपनसेशन के लिए कंज्यूमर के पास कैश मेमो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर को सोसाइटीज़ बनानी चाहिए, कंज्यूमर सोसाइटीज़, और ये कंज्यूमर सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में हेल्प करती है, उनको सेफ रखती है। एट्थ, एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, फालतू के वेस्ट वाली काम नहीं होने चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। आप कम करोगे तो बेटर है ना, कचरे को जहाँ डंप करना है वहाँ करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है कंज्यूमर। देखो सिर्फ ऐसा नहीं कि कंज्यूमर अपने फ़ायदे के लिए काम करे, भाई सबके फ़ायदे के लिए काम होना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा तभी तो खुद प्रोटेक्ट रहेगा। ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, काला बाजारी डिस्करेज करें। होर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, होर्डिंग्स यानी स्टॉक को हम लोग होल्ड करके रखते हैं बहुत टाइम तक, फिर उसको हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने किराने की चीज़ अपने घर पे रखी थी, उनको सबको पता था कि लॉकडाउन में दुकानें बंद है, तो सारे लोगों ने उन स्टॉक को, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, महंगे प्राइस पे बेचा। ऐसा अलाउड नहीं है, और लीगल तरीके से सारे लोग क्या करें, गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करें। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कंज्यूमर बी अवेयर रहे। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सी गुड्स या सर्विसेज जो भी वो मार्केट से ले रहा है उसके बारे में, उसको इस चीज़ के बारे में पूरी क्या होनी चाहिए, सर खबर होनी चाहिए। दैट्स इट। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों, समझ में आ रही बात? अब देखो रिवीजन कर लेते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कि कंज्यूमर को
अपने राइट्स को क्या करना चाहिए सर, एक्सरसाइज करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर शुड बी कॉशियस, यानी ध्यान देना चाहिए कंज्यूमर को, ऐसे नहीं कि लापरवाही करे। कंप्लेन फाइल करे अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ भी फ्रॉड हो रहा है सर, रेड्रेसल एजेंसीज बनी हुई है। उसके बाद कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, सब स्टैंडर्ड वाली क्वालिटी का यूज़ ना करे, पूरा ध्यान दे के काम करे। उसके बाद डू नॉट कैरीड, क्या लिखा हुआ है, ये डू नॉट कैरीड अवे बाय द, क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट को जज नहीं करे कंज्यूमर। और फिर क्या है सर, कैश मेमो की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, कैश मेमो। तो कोई भी चीज़ खरीदे तो कैश मेमो ले, यानी बिल ले। उसके बाद फॉर्म करे, फॉर्म FORM, फॉर्म व्हाट, कंज्यूमर सोसाइटीज़। और ये कंज्यूमर सोसाइटीज़ कंज्यूमर को बहुत प्रोटेक्ट करके चलती है। उसके बाद एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करके चले, ऐसे नहीं सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करें, एनवायरनमेंट को क्या करे सर, रिस्पेक्ट करके काम करें। उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग को क्या करे सर, अवॉइड करें। किसको, ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी को ख़त्म करें। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये रिवीजन हो गया हमारा। अब हम लोग आगे टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि प्रोडक्ट को खरीदने से पहले कुछ मार्क देखने पड़ते हैं। पहला होता है ISI मार्क, ये किस में होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में होता है, ठीक है। फिर होता है एग मार्क, एग मार्क यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर जो वीट और ये सब चीज़ें होती है उसमें। एक होता है हॉल मार्क, ये ज्वेलरी पे होता है, सिंपल सी बात है। वूल मार्क, वूल पे होता है, वूल पे, वूल वूलन कपड़ा जो। एक होता है इको मार्क, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पोल्यूशन नहीं फैलाते, उनके ऊपर होता है ये। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक है कि ऐसी क्या क्या रिलीफ रेमेडीज़ हैं जो कंज्यूमर को अवेलेबल होनी चाहिए और अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। इसमें जो बच्चों आपका सबसे पहले जो टॉपिक आता है, आप ध्यान से समझो, क्या क्या रिलीफ कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर कोई भी डिफेक्ट है गुड्स में, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट सेलर या फिर मैन्युफैक्चरर कि वो उस डिफेक्ट को क्या करे, हटाए, ठीक है। उस डिफेक्ट को क्या करे सर, हटाए। पहला पॉइंट, कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदा, मान लो टीवी खरीदी, टीवी प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है, अगर चल रही है तो प्रॉपर तरीके से उसकी जो डिस्प्ले है वो शो नहीं हो रही है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट सेलर कि वो मैन्युफैक्चरर को बोले कि भैया ये डिफेक्ट हटा। दूसरा, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आया है और वो सही नहीं निकला, कुछ मिस्टेक है, तो उस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए ताकि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। फिर ये R से तीनों पॉइंट स्टार्टिंग है, R3। तीसरा, अगर आपने कोई प्रोडक्ट वापस दे दिया, रिटर्न कर दिया, तो उस चीज़ का आपको रिफंड मिलना चाहिए। उसके बाद कंपनसेशन, अगर कोई कंज्यूमर को कोई लॉस होता है या कोई भी इंजरी होती है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट सेलर दैट द सेलर शुड पे द कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय द कंज्यूमर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट E, कोई भी अगर कोई पर्सन है सर्विस दे रहा है, लाइक डॉक्टर, लाइक CA, लाइक लॉयर, XYZ, जितने भी सर्विस वाले लोग होते हैं, तो अगर वो गलत सर्विसेज दे रहा है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस देता है उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, कि वो सर्विसेज ऐसी तरह के ना दे, ठीक है। अगर कोई गलत तरीके से अनफेयर काम कर रहा है, अनफेयर यानी फॉर एग्जांपल के तौर पर एक मिठाई वाला है, वो ग्राहक को गंदी मिठाई दे रहा है और उसमें मच्छर है वगैरह वगैरह, ऐसा एग्जांपल के तौर पर, तो वो इस तरीके के काम ना करे, ये उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। अनफेयर काम है ये, इसको हटा दे। अगर कोई हज़ार्डस गुड दे रहा है, हज़ार्डस यानी गंदे केमिकल्स वाली चीज़ें दे रहा है मार्केट में, कोई कॉस्मेटिक्स वाला है, और अगर वो कुछ गलत क्रीम्स दे रहा है, ठीक है, तो इस तरह की वो सेल रोक दे, जिससे हज़ार्डस यानी डेंजरस हो गया ना भाई। या कोई पटाखों की फैक्ट्री है, उससे काफ़ी पोल्यूशन फैल रहा है, या फिर वो पटाखे बेच तो रहा है पर पूरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से पटाखे नहीं बना रहे हैं, तो उसको स्टॉप कर देना चाहिए। इस तरह के हज़ार्डस गुड्स ना बेचे, जिससे सोसाइटी को नुकसान ना हो। अगर बेच भी रहा है तो अपनी सेल को रोक दे और उस हज़ार्डस गुड्स को मार्केट से क्या कर दे, हटा दे। मान लो कोई पटाखे उसमें कुछ ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो उस सेलर की ड्यूटी है कि वो पटाखों की सेल को रोक दे और विड्रॉ कर दे। विड्रॉ यानी वापस उन पटाखों को जो मार्केट में बेचा था वापस ले ले। बोलोगे सर ऐसे होता है क्या? बेटा आपके सामने जो पॉइंट्स हैं, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उस पार्टी को कॉस्ट पे करे। जिसको नुकसान हुआ है, कौन कॉस्ट पे करेगा? सेलर। किसको पे करेगा? बायर, ठीक है।
मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल फट गया, बम, तो इससे कंज्यूमर को बहुत उसको चोट लग गई हाथ में पैर में। अब तो अब क्या करना है, जो भी गुड्स डिफेक्टिव हुआ है उसका 5%, मोबाइल था जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 का, उसका 5% किस में पे कर दे सर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्या कर दे सर, पे कर दे। ये क्या करेगी, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए जो फंड बनाया जाता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, वो काम करता है और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो कोई भी ऐसा गुड जो डिफेक्टिव निकलता है तो उसका गुड्स का जो वैल्यू है उसका 5% अमाउंट किस में शिफ्ट किया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। ठीक है, ऐसा होता है। जो भी सेलर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है वो एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है ना। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कहने का मतलब जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो वैसा प्रोडक्ट आप लोग कंज्यूमर को प्रोवाइड करो, तो इसका मतलब होता है न्यूट्रलाइज। जैसा दिखा रहे हो एडवर्टाइजमेंट वैसा प्रोडक्ट दो ताकि मिसलीडिंग ना हो, करेक्ट एडवर्टाइजमेंट हो ताकि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, उसका इफेक्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जैसा दिखा रहे हो वैसा का वैसा प्रोडक्ट दो। और एडिक्वेट कॉस्ट पे करो किसको सर, एप्रोप्रिएट पार्टी को। इज दैट क्लियर और नॉट, किसको, एप्रोप्रिएट पार्टी को। कौन सी पार्टी सर, जिसको नुकसान हुआ है, बायर। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको डिफेक्टिव गुड्स दिए गए तो उसको क्या करना चाहिए, कॉस्ट पे करना चाहिए। सो ये आपके एक बार देख लेते हैं रिवाइजन करने के लिए क्या क्या रेमेडीज रिलीफ्स हैं कंज्यूमर को। एक तो सर सारे डिफेक्ट्स हट जाने चाहिए जो भी गुड्स में होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, प्रोडक्ट को क्या कर दो सर, रिप्लेस कर दो, सबसे बेस्ट। तीसरा, रिफंड कर दो सर, क्या कर दो, रिफंड। चौथा, कंपनसेशन दे दो कंज्यूमर को अगर उसके वो कोई लॉस सफ़र करता है। फिर है सर रिमूवल कर दो जो भी डेफिशिएंसी है सर, किस में सर, सर्विसेज में। कोई भी डेफिशिएंसी अगर सर्विसेज में उसको हटा दो। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस गलत तरीके से फ्रॉड करके काम कर रहा है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या कर दो, हटा दो। और स्टॉप कर दो सर किस चीज़ को, सेल ऑफ हजार्डस गुड्स, यानी कोई ऐसे डेंजरस गुड्स जिससे मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं या पब्लिक एनवायरनमेंट है उसको नुकसान हो रहा है, इसको बंद कर दो। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो उसको करेक्ट करो, करेक्ट यानी एकदम सही एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, न्यूट्रलाइज होनी चाहिए, जैसा दिखा रहे हो वैसे गुड्स प्रोवाइड करो। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। किन सर्कमस्टांसेस में कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है, किन सर्कमस्टांसेस में। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है बच्चों, क्या हुआ है सर, कुछ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है कुछ, है ना। जो भी ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स यानी जो भी सेलर है, वो कुछ गलत चीज़ दिया उन्होंने, या मैन्युफैक्चर ने कोई गलत चीज़ बनाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है, कुछ गलत गुड्स है। तीसरा, अगर कुछ भी डेफिशिएंसी है सर, किस चीज़ में, सर्विसेज हायर में। तो अगर कुछ ऐसा है ना, तो डेफिनेटली कंज्यूमर कंप्लेन क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, कौन से लोग कंज्यूमर माने जाते हैं और कौन से लोग कंज्यूमर नहीं माने जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है द पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड फॉर रीसेल, वो पर्सन जो रीसेल करने के लिए गुड्स बेचता है। एग्जाम्पल देखो, ये एक्स है और इसने वाई को चीज़ बेची। बोलोगे सर क्या चीज़ बेची, एक्स ने दवाइयाँ बेची। एक्स मैन्युफैक्चरर है, एक्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट, ऑफ मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट सर, मेडिसिन्स, ठीक है। और वाई कौन है सर, सर वाई की मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप है सर वाई। अब ध्यान से समझना, जेड नाम का एक कंज्यूमर है, जेड नाम का एक पर्सन है, कंज्यूमर बोल सकता हूँ उसको मैं। जेड मेडिसिन्स लेकर आया, वाई ने सेल करी जेड को मेडिसिन्स, लेकिन उसमें जेड को प्रॉब्लम होगी। अब एक्स के खिलाफ कंप्लेन वाई कर सकता है सर कि जेड करेगा। मैंने लिखा हुआ है जेड कर सकता है क्योंकि जेड इज कंज्यूमर। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर वाई भी तो कंज्यूमर है। बेटा वाई इज नॉट अ कंज्यूमर। वाई वो जो मेडिसिन लेकर आया
वो रीसेल करने के लिए लेकर आया था, अपने खुद के घर के लिए थोड़ी लेकर आया था वो दवाई। वाई किसके लिए लेकर आया था सर? उस चीज़ को रीसेल करने के लिए लेकर आया था, बेचने के लिए लेकर आया था। इज दैट क्लियर? एक्स ने वाई को दिया, एक्स ने एक बार वाई को सेल किया, फिर वाई ने किसको सेल किया? जेड को, तभी यहाँ पर नाम रीसेल है। तो अगर कोई पर्सन रीसेल करने के लिए चीज़ लेकर आ रहा है, जैसे यहाँ पर वाई लेकर आया, तो उसको कंज्यूमर नहीं मानेंगे। कंज्यूमर तो हमारा बेचारा कौन है? जेड है। हाँ, वाई एक्स को बोल सकता है पर कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में जाकर, वो तो जेड ही कर पाएगा, बिकॉज जेड इज द मेन कंज्यूमर, वाई इज नॉट द मेन कंज्यूमर। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई? ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो आप देख सकते हो उसको आराम से। दूसरा पॉइंट क्या है सर? द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। अब इसका एग्जाम्पल सुन लो आप लोग, इसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास, ध्यान से देखना। राम एक करके पर्सन है, राम के पास एक कार है, राम के पास एक कार है, और राम ने, और वो कार जो है शाम बिना पूछकर राम से ले गया, राम से पूछा भी नहीं शाम ने, और विदाउट द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, विदाउट द अप्रूवल ऑफ राम, शाम ने उसको क्या किया सर? यूज किया। गलत है कि सही? गलत है, ठीक है। और शाम से वो कार क्या हो गई सर? शाम से वो कार एक्सीडेंट में टूट गई, एक्सीडेंट हो गया उस कार का। अब क्या करें? शाम ने केस का, और जिस पर्सन के खिलाफ, ध्यान से समझना, जिसके थ्रू एक्सीडेंट हुआ, उस पर्सन का नाम था मोहन। क्या नाम था सर? मोहन, ठीक है। शाम केस फाइल कर सकता है क्या? कैन शाम फाइल अ केस अगेंस्ट मोहन? द आंसर इज नो। वाई? मैं आपको एक सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट का नाम क्या है सर? सेकंड पॉइंट का नाम है द पर्सन हु यूजेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर। यहाँ पर जो शाम है वो कार लेके तो गया, और गलती मोहन की थी, मोहन के कारण एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शाम जो राम की कार लेके गया था वो विदाउट अप्रूवल लेके गया था, विदाउट अप्रूवल लेके गया था, ठीक है। अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो राम ही कर सकता है, क्योंकि राम इज द मेन कंज्यूमर। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं सर, मान लो अगर शाम राम से अप्रूवल ले लेता, तो अगर शाम राम से एक अप्रूवल ले लेता तो शाम मोहन के ऊपर केस कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल नहीं लिया, तो शाम कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मोहन, ओनली राम कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मोहन। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा केस था, मैंने एग्जांपल दे दिए, इसको आराम से समझना। तीसरा, द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द एप्रोप्रिएशन ऑफ सेलर। बस ऊपर गुड्स के बारे में था सेकंड पॉइंट, और थर्ड वाला पॉइंट सर्विसेज के बारे में। मान लो कोई बच्चा मेरे वीडियोस देख रहा है और मुझे इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, और मान लो मैं ये वीडियोस उन्हीं को ही देखने के लिए परमिट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे पे आउट किया है। क्या किया है सर? पे किया है। मान लो कोई बच्चा जो इतने दिनों से वीडियो देख रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम होगी मेरी सर्विसेज में, उसको मज़ा नहीं आ रहा, मतलब उसको कुछ डाउट है, उसने बोला सर ये बताओ। मैंने बोला आप कौन? बोला सर मैं अदर पर्सन हूँ। मैंने बोला आप तो मेरे स्टूडेंट ही नहीं हो, आपने तो मुझे पे ही नहीं किया है। तो बोला सर आप नहीं बताओगे मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। मैंने बोला जा केस कर। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला भैया एक बात बता, क्या जिस टीचर से तू पढ़ रहा है क्या उसने देखो अलाउड किया उसकी वीडियोस देखने के लिए? क्या अलाउड किया उसने वीडियोस देखने के लिए? तो जो अदर बच्चा है वो बोल रहा है नो नो, अलाउड तो नहीं किया। तो कोर्ट बोल रहा है मेरे पास तू केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हो उससे बिना पूछे, तो बच्चों वो स्टूडेंट मेरे खिलाफ केस कर सकता है क्या? आंसर इज नो।
अच्छा ये थर्ड वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट है फिफ्थ वाला। कौन सा फिफ्थ वाला सर? ये द पर्सन हु हायर्स अवेल्स एनी सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ पेमेंट। तो कोई भी अगर पर्सन, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो टीचर हो, उनकी सर्विसेज ले रहा है, उनको फ्री और उनको पैसे भी नहीं दे रहा, तो वो जो भी स्टूडेंट है या क्लाइंट है या पेशेंट है जिसको सर्विसेज फ्री में मिल रही है, वो क्या नहीं कर सकता सर, क्या कहते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, वो स्टूडेंट कंज्यूमर नहीं होगा क्योंकि वो फ्री में सर्विसेज ले रहा है। अब मैं थर्ड वाले पॉइंट में आऊँगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट भी इससे को रिलेटेड है पर थोड़ा हल्का सा डिफरेंट। फोर्थ वाला पॉइंट भी फिफ्थ वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, एक्स ने वाई को एक मोबाइल गिफ्ट किया, वो मोबाइल ख़राब हो गया, डिफेक्ट आ गया, वाई कंप्लेन कर सकता है क्या सर? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसके नाम से सर? वो एक्स के नाम से। एक्स इज़ द कंज्यूमर नॉट वाई। हाँ, वाई एक्स को जाकर बोल सकता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो एक्स अपने हिसाब से टेकल करेगा, बट वाई इज़ नॉट द कंज्यूमर, क्योंकि वाई को तो गिफ्ट मिला है, वाई ने पैसे थोड़ी दिए। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट है, द पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब मैं आपको थोड़ा थर्ड वाला पॉइंट इलैबोरेट कर देता हूँ। देखो बेटा, थर्ड वाला पॉइंट समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। सोहन एक बार एक डॉक्टर के पास गया, ठीक है, और सोहन के पास में रोहित नाम का लड़का बैठा था, ठीक है। तो रोहित 2 मिनट के लिए बाहर गया और सोहन को बोला कि मैं आता हूँ, तू जब तक बैठ जा। इतने में सोहन बैठा और सोहन का अपॉइंटमेंट नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया सर? अपॉइंटमेंट नंबर डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर को उसने दिखा दिया और सोहन ने बोला डॉक्टर को पैसे रोहित देगा, जबकि रोहित ने तो अप्रूव भी नहीं किया था। रोहित ने तो कुछ बोला भी नहीं था, उसने तो सर बोला था कि सीट पे बैठ जा, नॉट गिवन अप्रूवल, नॉट अप्रूव। फिर 3-4 दिन के बाद जो सोहन है उसको प्रॉब्लम हो गई इस दवाइयों से। डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई उन मेडिसिन से। तो क्या सोहन अब डॉक्टर के ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? जो भी सर्विसेज किसको मिली थी सर? सोहन को। किसकी मदद से? डॉक्टर की मदद से। सोहन को नहीं माना जाएगा। क्यों? एक तो सोहन पैसे नहीं दिखेगा, दूसरा सोहन ने जो सर्विसेज ली थी, ठीक है ना, उसके पैसे सारे रोहित के ऊपर आ गए। बेचारा मेन कंज्यूमर तो कौन है? रोहित मेन इज अ मेन कंज्यूमर, सोहन थोड़ी है। रोहित इज अ मेन कंज्यूमर नॉट सोहन। सोहन तो मज़े लेके चला गया, सोहन कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता। तो यहाँ पर रोहित ने, अगर रोहित बोलता डॉक्टर को कि मेरी मर्जी से आपके पास आया था, तो सोहन को मैं बोल सकता था कि वो डॉक्टर के ऊपर केस कर सकता था, लेकिन रोहित ने तो कोई अप्रूवल ही नहीं दी थी सोहन को। तो रोहित को मैं यहाँ बोलूँगा हायरर। सारे पैसे बेचारे किसको देने पड़े? रोहित को। तो अगर कोई भी पर्सन, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द पर्सन हु अवेल्स द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर। यहाँ पर हायरर कौन है सर? रोहित। सोहन ने रोहित के अप्रूवल के बिना सर्विसेज ली डॉक्टर की, और कुछ उसको प्रॉब्लम हो गई, तो सोहन कैन नॉट फाइल द कंप्लेंट्स अगेंस्ट दैट डॉक्टर बिकॉज द सर्विसेज विच वर रेंडर्ड बाय द डॉक्टर टू द सोहन, जो भी सर्विस डॉक्टर ने सोहन को दी थी, उसमें रोहित का कोई अप्रूवल नहीं था। इज दैट क्लियर? ये 5 पॉइंट्स हैं आपके, तो ये 5 पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो।